हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछली वीडियोस में हम लोगों ने सेट्स के बारे में जाना। हम लोगों ने जाना कि सेट्स क्या होता है, सेट्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं और सेट्स को किन किन तरीक़ों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आज के वीडियोस में हम लोग देखेंगे आगे बढ़ते हुए कि दो सेट्स के बीच में ऑपरेशंस को देखेंगे। तो उसको समझने से पहले या दो सेट्स के बीच में रिलेशनशिप को समझने से पहले हम लोग को समझना होगा वेन डायग्राम। ये वेन डायग्राम क्या होता है? ये एक तरीका है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि सेट्स के बीच के रिलेशनशिप को डायग्राम्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये डायग्राम की हेल्प से क्या होगा कि हम लोग का अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा सेट्स को लेकर के। हम लोग विजुअली देख पाएंगे कि अंदर चल क्या रहा है, ठीक है, उन सारी चीज़ों को फील कर पाएंगे। तो इसीलिए वेन डायग्राम हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आगे के लेक्चर्स को और बढ़िया तरीके से समझने के लिए। तो वेन डायग्राम एक लॉजिशियन जॉन वेन के द्वारा सबसे पहले दिया गया था। इसके अंदर क्या होता है कि ये जो बाहर का रेक्टेंगल आप लोग को दिख रहा होगा, इस रेक्टेंगल जो है हमारा, ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। यूनिवर्सल सेट क्या होता था स्टूडेंट्स? तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किसी भी कॉन्टेक्स्ट में अगर बात किया जाए, उस कॉन्टेक्स्ट में जो सबसे ऊपर का सेट होगा जो कि सारे एलिमेंट्स को कवर कर ले, उसको हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लें कि सेट ऑफ ऑल वुमन, सेट ऑफ ऑल मैन, सेट ऑफ ऑल चिल्ड्रन, ये सारा जो हमारा है, मान लेते हैं कि पूरे दुनिया में सेट ऑफ ऑल वुमन को अगर हम एक सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, सेट ऑफ ऑल मैन को एक सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो उस कंडीशन में यूनिवर्सल सेट हमारा होगा पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, है ना, क्योंकि उसके अंदर ये सब कुछ इंक्लूडेड हो जाएगा। तो ये जो यूनिवर्सल सेट होगा इसको हम लोग रेक्टेंगल के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसके अंदर एक क्लोज्ड सर्कल हम लोग देख रहे हैं। ये सर्कल जो होता है हमारा, वो सबसेट को रिप्रेजेंट करता है। उसके अंदर जो भी सेट्स के बारे में बात किया जाएगा उसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कोई भी सेट यूनिवर्सल सेट का ही पार्ट होता है। तो देखते हैं कि वेन डायग्राम को समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से। तो जैसे मान लेते हैं कि मेरा अगर फर्स्ट एग्जाम्पल में यूनिवर्सल सेट जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 करते हुए 10 तक के डिजिट्स है, जिसमें सेट ए जो है उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है 2 4 6 8 10 के द्वारा। तो हम क्या करेंगे कि ये जो यूनिवर्सल सेट होगा, रेक्टेंगल जो हम लोग ड्रॉ करेंगे, इसमें सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक के सारे नंबर्स को, जिसमें से सेट ए जो था हमारा, ये इसमें क्या किया जाएगा कि रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग जो भी नंबर्स इसके अंदर इंक्लूडेड है 2 4 6 8 10, ठीक है। तो इस यूनिवर्सल सेट के अंदर ये सारा का सारा इंक्लूडेड हो गया, जिसमें से सिर्फ सब ए जो हमारा सेट था उसके अंदर उसके एलिमेंट्स इंक्लूडेड हुए। तो इस कंडीशन में ये जो ए था वो यू का सबसेट हुआ। कुछ इस तरीके से वेन डायग्राम हमारा रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। इसी को हम लोग आगे देखें तो क्या देख रहे हैं कि अगले एग्जाम्पल में कि अगर यूनिवर्सल सेट अगेन 1 से लेकर 10 तक के सारे डिजिट्स है, जिसमें अगर सेट ए 2 4 6 8 10 है और बी 4 और 6 है, तो इस कंडीशन में इसको कैसे रिप्रेजेंट किया गया? तो हम लोग क्या किए, यूनिवर्सल सेट को पूरी को हम लोग एक रेक्टेंगल के फॉर्म से रिप्रेजेंट कर दिए, जिसके अंदर सेट बी है। तो सेट बी जो हमारा है ये अंदर वाला सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है 4 और 6। सेट ए में 2 4 6 8 10 है, तो क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि 4 और 6 तो इंक्लूडेड है ही, साथ में 2 4 6 8 10 मतलब 2 8 10 ये तीन एलिमेंट्स और अलग से भी है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि चूंकि 4 और 6 हमारा एलिमेंट्स जो है वो ए में भी इंक्लूडेड है, तो इस कंडीशन में सेट बी जो होगा वो सेट ए का सबसेट होगा। और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया हम वेन डायग्राम में? तो ये अंदर वाला जो है मेरा वो हमारा प्रॉपर सबसेट को रिप्रेजेंट कर दिया, और जो बाहर वाला सर्कल है वो क्या कर रहा है कि कंप्लीट वो बी के एलिमेंट्स को भी अपने अंदर लिए हुए है। फिगर में समझ में आ रहा होगा। साथ ही 2 8 10 जो तीन और एलिमेंट्स था उसको भी इंक्लूडेड किए हुए हैं। तो किस तरीके से ये देख रहे हो कि वेन डायग्राम जो है वो सेट्स के अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगा। आगे हम लोग बढ़ते हुए जाएंगे और देखेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ठीक है। तो ऑपरेशंस क्या होता है? ऑपरेशंस जैसे कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पहले हम लोग सबसे पहले नंबर्स का नॉलेज लिए, है ना, 1 2 3 4 सब बच्चे में हम लोग पढ़े उन सारे नंबर्स को। जब हम लोग नंबर्स का नॉलेज ले लिए तो हम लोग क्या किए, उसके बीच में अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करना शुरू किए, सीखे। क्या क्या ऑपरेशंस? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है।
तो प्लस क्या था, जब हम देखते थे कि दो नंबर अगर मान लिए 2 और 3, इसको ऐड किए, ये प्लस का ऑपरेशन किए, तो एक नंबर आया 5। वैसे ही अगर हम यहाँ पे 2 - 3 करते तो ये एक अलग नंबर आता है। 2 × 3 करें तो ये फिर हमारा एक अलग नंबर देगा। 2/3 करें तो यहाँ पर भी हमारा एक अलग नंबर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग नंबर्स का नॉलेज लिए, फिर उसके बाद ऑपरेशंस को थरली सीखे। वैसे ही और यहाँ पे देख रहे थे ये डिफरेंट ऑपरेशंस था, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। वैसे ही हम लोगों ने स्टार्टिंग के 3 वीडियोस में सेट्स का नॉलेज लिया, सेट्स के मीनिंग को समझा, सेट्स के टाइप को समझा। अब के वीडियोस में हम लोग क्या करेंगे, दो सेट्स के बीच में ऑपरेशंस को समझेंगे कि किस किस तरीके के दो सेट को हम लोग ऑपरेट करें, मतलब कैसे कैसे ऑपरेट किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखें कि दो नंबर्स के बीच में एक ऑपरेशन किए तो एक थर्ड नंबर हमको मिला, दो नंबर्स के बीच में एक डिफरेंट ऑपरेशन किए तो एक डिफरेंट थर्ड नंबर मिला। वैसे ही दो सेट्स के बीच में कुछ ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म करेंगे तो हम लोग को एक और अनदर सेट जो होगा वो मिलेगा। तो देखते हैं क्या क्या ऑपरेशंस दो सेट के बीच में हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूनियन ऑफ सेट्स। ये कुछ प्लस के जैसा ही है। तो जिस तरीके से नंबर्स में एडिशन होता है वैसे ही सेट्स में हम लोग समझेंगे यूनियन ऑफ सेट्स होता है। नाम से ही पता चल रहा है, जुड़ रहा है, यूनाइट हो रहा है। तो यूनियन ऑफ सेट्स को समझने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं सेट एक्स मेरा है जिसमें राम, गीता और अकबर 3 स्टूडेंट्स है क्लास 11th के, जो कि हॉकी के टीम में है। और सेट वाई जो हमारा है वहाँ पे मान लेते हैं कि गीता, डेविड और अशोक है ये। ठीक है, और ये हमारा क्लास ये भी 11th के, लेकिन ये फुटबॉल टीम के है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये यूनियन का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो यूनियन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यू से। तो मान लेते हैं कि सेट एक्स का यूनियन हम लोग को वाई से करना है, तो हम लिखेंगे सेट एक्स यूनियन वाई। ये जो बीच में यू सिंबल है ये यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यूनियन करेंगे तो क्या होगा, एक तरीके से कुछ एडिशन के जैसा ही है। तो इसके अंदर हम इन दोनों के सेट एलिमेंट्स को इंक्लूड कर लेंगे। तो सेट एक्स का एलिमेंट है राम, गीता, और अगला एलिमेंट हम लोग का क्या है, अकबर। अकबर। ठीक है, आगे मान लेते हैं कि सेट वाई के एलिमेंट्स में गीता है, डेविड है और अशोक है। अगेन गीता है, डेविड है और अशोक है। तो ये हमारा यूनियन हो गया। अच्छा, हम लोग पहले ही सेट्स के प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके हैं कि सेट में एक ही एलिमेंट को दो बार रिपीट नहीं किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका कोई सेंस ही नहीं बनता है। तो इन 2 बार गीता को लिखने के बजाय हम क्या कर सकते हैं, एक ही बार अगर गीता को लिखे तो काम हो जाएगा। तो आई होप क्लियर हो गया होगा क्या है दो सेट्स का यूनियन। ठीक है, कि दो सेट्स का यूनियन का मतलब क्या होता है कि उन दोनों के एलिमेंट्स, जो नया सेट बनेगा हमारा, यूनियन क्या ऑपरेशन है। तो ये यूनियन ऑपरेशन क्या था कि दो सेट्स के बीच में एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें हम क्या करते हैं कि जो नया सेट बनता है उसमें इन दोनों सेट्स के एलिमेंट इंक्लूडेड होते हैं, और जो एलिमेंट्स दोनों में कॉमन है उसको सिर्फ एक ही बार लिखते हैं, क्योंकि ये सेट का रूल ही था कि हम लोग एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसको डेफिनेशन से अगर समझे और वेन डायग्राम की मदद से देखा जाए तो कुछ ऐसा होगा। द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट सी विच कंसिस्ट ऑफ all those elements which are either in A or in B including those which are in both। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया कि यूनियन दो सेट्स का, मान लेते हैं ए और बी दो सेट्स का, वो सेट थर्ड सेट होता है सी, जिसमें ए और बी के दोनों के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, और वो भी एलिमेंट्स मौजूद होते हैं जो कि उन दोनों में मौजूद है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से लिखे कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स, सारे एलिमेंट्स का सेट, सच दैट ये जो एक्स होना चाहिए वो ए को भी बिलोंग करना चाहिए। मतलब कि ये जो नया सेट बनेगा हम लोग का उसका सारा एलिमेंट ए में भी इंक्लूडेड होना चाहिए और बी में भी इंक्लूडेड होना चाहिए। ठीक है, तभी ना हुआ। यूनियन का मतलब क्या है कि सेट जो होना चाहिए, जो नया सेट बना है यूनियन वाला, उसके अंदर ए का भी सारा एलिमेंट होना चाहिए और बी का भी सारा एलिमेंट्स होना चाहिए। वेन डायग्राम के हेल्प से अगर हम लोग देखें तो कुछ इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि ये अगर मान लें तो यूनिवर्सल सेट है किसी कंडीशन में। अगर ए वाला सर्कल हमारा सेट ए को रिप्रेजेंट करता है, बी वाला सर्कल सेट बी को रिप्रेजेंट करता है,
तो ए यूनियन बी क्या हो गया, ये हो गया कंप्लीट दिस। ठीक है, ये कंप्लीट हमारा क्या हो गया, ए यूनियन बी। इसका मतलब क्या हो गया कि ए और बी दोनों के सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो इस जगह पे इंक्लूड हो गए। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। कुछ क्वेश्चंस हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो इन सारे आइडियाज़ को और भी ज़्यादा। प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन, मतलब कि अगर हम दो सेट्स के बीच में यूनियन कर रहे हैं, दो सेट्स का यूनियन कर रहे हैं, तो किन किन प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे फॉलो किया जाता है। तो जैसे दो नंबर्स के बीच में अगर कोई ऑपरेशन करते थे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन, तो हम लोग उसके बीच में बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ को चेक करते थे। क्या ये कॉम्यूटेटिव है, क्या ये एसोसिएटिव है, क्या यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है ना। तो वैसा ही प्रॉपर्टीज़ हम लोग यहाँ पर भी चेक करेंगे सेट्स को लेकर के। तो देखते क्या है, सबसे पहला है हमारा ए यूनियन बी। मतलब ए और बी का अगर हम यूनियन करें, दो सेट हो हमारा ए और बी, अगर इसका यूनियन किया जाए, फॉर एग्जांपल मान लेते ए के अंदर एलिमेंट्स हमारा है 1 2 3, बी के अंदर हमारा एलिमेंट्स अगर हो 2 3 2 5 6 मान लेते हैं, तो ए यूनियन बी करें तो मेरा कितना वैल्यू क्या आएगा, हमारा नया सेट जो आएगा 1 2 3 5 6। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ही एलिमेंट दो बार रिपीट नहीं होगा। अब अगर हम सेम करें, बी यूनियन ए भी कर दें, बी यूनियन ए भी कर दिया जाए, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, सेम आएगा। मान लेते हैं इसको लिख देते हैं हम 2 5 6 1 3। तो हमको पता है कि सेट्स में ऑर्डर तो मैटर करता है नहीं, तो एलिमेंट्स को आगे पीछे भी लिखे तो इससे कोई फ़र्क पड़ने नहीं जा रहा है। तो ये था सबसे पहले कॉम्यूटेटिव लॉ, कि यहाँ पे दो सेट्स के बीच अगर हम लोग कोई भी यूनियन कर रहे हैं तो ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। एसोसिएटिव लॉ है हमारा सेकंड। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि तीन सेट्स के बीच में अगर कोई ऑपरेशन हो रहा है, अगर हम यूनियन का ऑपरेशन कर रहे हैं, तो इट डजेंट मैटर कि कौन से दो सेट को पहले हम यूनियन कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम ए और बी का यूनियन पहले कर दें और उसके बाद जो नया सेट मिला उसके साथ सी का यूनियन करें, तो जो वैल्यू आएगा, जो नया सेट आएगा, वो सेम होगा अगर हम बी और सी का पहले यूनियन कर ले और उसके बाद ए का यूनियन करें। थर्ड हम लोग देख रहे हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता था, ये एक ऐसा लॉ था जिसके अंदर हम देखते थे कि अगर वो ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए तो हम लोग को सेम एलिमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, तो इस सेट के अंदर हम लोग देखेंगे कि क्या ऐसा कोई सेट है जिसका हम कोई सेट ए के साथ अगर यूनियन करें तो हम लोग को सेट ए ही मिल जाए। तो बिल्कुल एम्प्टी सेट है, क्योंकि सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स है अगर हम उसका यूनियन एम्प्टी सेट के साथ करेंगे, क्योंकि एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, तो उस कंडीशन में इन दोनों का जो यूनियन होगा उसमें तो सिर्फ और सिर्फ सेट ए ही एग्जिस्ट करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्लियर हो रहा हो? अगर क्लियर ना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं वहाँ पर ट्राई करूँगा इस चीज़ को और भी प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करने का। आगे देखते हैं फोर्थ, ए यूनियन ए इज़ इक्वल टू ए, है ना, कि अगर किसी भी दो सेम सेट को अगर सेम सेट के साथ यूनियन करें तो हम लोग को सेम सेट ही मिलेगा। सिंपल है, सेट ए के जो एलिमेंट्स है अगर उसका यूनियन फिर से सेम सेट ए के साथ करें तो एलिमेंट्स जो होंगे वो सेम है चूँकि दोनों में, तो जो नया सेट मिलेगा उसमें भी सेम एलिमेंट्स होगा। हमको पता है कि एलिमेंट्स का रेपिटेशन तो होता है नहीं, तो इस कंडीशन में हम लोग को सेम एलिमेंट मिलेगा, और इसको हम लोग आइडेम्पोटेंट लॉ के साथ जानते हैं। यूनियन ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड सेट ए इज़ इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। बिल्कुल ये क्लियर बात है कि यूनिवर्सल सेट के साथ में अगर हम किसी भी सेट ए का अगर हम क्या करें कि यूनियन करेंगे तो उस कंडीशन में ये पूरा का पूरा सेट यू ही हमारा क्या हो जाएगा, ये यू जो होगा मेरा वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, उस कंडीशन में, क्योंकि यू का अगर सेट ए के साथ यूनियन करेंगे तो कंप्लीट सेट ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हम लोग का कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोग देखे यूनियन के अंदर में। आगे बढ़ेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है। इंटरसेक्शंस का मतलब क्या होता है कि जब दो सेट्स के बीच में, ठीक है, मान लेते हैं दो सेट्स ए और बी है, ठीक है, तो इंटरसेक्शन मीन्स होगा कि इन दोनों के बीच में जो कॉमन एलिमेंट्स है, ठीक है, वो हमारा इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन को ऐसे डिफाइन किया जा रहा है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। तो इंटरसेक्शन मतलब क्या हो रहा है कि अगर दो सेट्स ए और बी ले रहे हैं तो नया सेट
नया वो सेट का फॉर्मेशन होना जिसके अंदर दोनों के एलिमेंट्स एग्जिस्ट करें, ए के भी एलिमेंट्स और बी के भी एलिमेंट एग्जिस्ट करें, तो उस कंडीशन में कहेंगे कि ये ए इंटरसेक्शन बी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, तो सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट ये जो एक्स होना चाहिए वो ए में भी बिलोंग करना चाहिए एंड एक्स बी में भी बिलोंग करना चाहिए, सिर्फ ए और सिर्फ बी में नहीं, बोथ में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अगर देखें हम लोग यूनियन के अंदर में, तो यूनियन ऑफ सेट्स के अंदर में था एक्स आइदर बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी, मतलब या तो एक्स ए में होना चाहिए या बी में होना चाहिए या दोनों में से फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट इंटरसेक्शन के केस में क्या होता है, एंड आ गया, इट मीन्स दैट कि जो एक्स होना चाहिए, जो एलिमेंट्स होना चाहिए वो दोनों सेट का पार्ट होगा। ठीक है, तभी हम उसको ए इंटरसेक्शन बी के साथ में लिखेंगे। ठीक है, इसको हम लोग उल्टा यू के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी, आई होप क्लियर हो रहा हो कि ये एक ऐसा सेट का फॉर्मेशन हो गया, एक ऐसा थर्ड सेट है। ठीक है, एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें जो थर्ड सेट मिलेगा उसके अंदर वही सारा एलिमेंट इंक्लूडेड होगा जो कि दोनों के दोनों सेट में हमारा एग्जिस्ट करता हो, आइदर ए और बी में नहीं, इन बोथ द सेट्स ए और ए एंड बी। ठीक है, इसमें भी सेम लॉज हम लोग देख रहे हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ, कि ए का बी के साथ इंटरसेक्शन करे चाहे बी का ए के साथ इंटरसेक्शन करे, आंसर विल बी द सेम। सिमिलरली एसोसिएटिव लॉ भी ये फॉलो करता है, मीन्स तीन सेट्स के बीच अगर इंटरसेक्शन हो रहा है तो किसी भी दो सेट का इंटरसेक्शन करे। जैसे मान लेते हैं कि तीन सेट्स हमारा कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर पहले इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन हो तो ये पार्ट हमारा मान लेते ये हमारा एक सेकेंड, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कि एक ये सेट था, एक ये सेट है, तो ये जो नया इंटरसेक्शन वाला सेट आया वो ये वाला पार्ट आ गया। अब मान लेते एक थर्ड सेट और आ जाए कुछ इस तरीके से, तो जो नया हम लोग का सेट का फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, वो सिर्फ ये छोटा सा पार्ट होगा, ये छोटा वाला पार्ट बीच का पार्ट है ना। तो हम यहाँ पे क्या किए कि पहले मान लेते ये ए था, ये बी था और ये सी था, तो ए और बी का इंटरसेक्शन किए, फिर सी का इंटरसेक्शन किए, तो ये थर्ड पार्ट हम लोग को मिला जो कि तीनों में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर मान लेते कि हम क्या करें कि बी और सी को पहले कर लेते और उसके बाद अगर करते तो देखते क्या आएगा हमारा। ठीक है, तो सिमिलर देख लेते हैं। तो उस कंडीशन में मान लेते कि पहले हम बी और सी को कर लेते, तो बी यहाँ पर था, सी यहाँ पर था, कॉमन एरिया ये आ गया। ठीक है, और मान लेते कि थर्ड सेट बाद में ऐड करें तो अगेन जो हम लोग का एरिया, जो हम लोग का नया जो होगा पार्ट जो तीनों में कॉमन होगा वो ये पार्ट ही होगा। ठीक है, आई होप यहाँ पे क्लियर हो रहा हो। तो अगर ए बी सी है तो अगर हम बी सी को पहले कर लिए इंटरसेक्शन और उसके बाद थर्ड किए तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने जा रहा। एसोसिएटिव लॉ जो हमारा होगा वो फॉलो होगा दोनों के दोनों कंडीशंस में, मतलब कि एसोसिएटिव लॉ जो है वो फॉलो होता है इंटरसेक्शन के केस में। अगला है आइडेंटिटी एलिमेंट, कि अगर हम क्या करें कि लॉ ऑफ फाई एंड यू है हमारा, ये आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करे यहाँ पे, लॉ ऑफ फाई एंड यू है कि मान लेते हैं कि हम क्या करें एम्प्टी सेट ले और उसका इंटरसेक्शन हम करें ए के साथ में, तो हम लोग को क्या मिलेगा, एम्प्टी सेट ही तो मिलेगा ना, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो कि दोनों के बीच में कॉमन होगा। ठीक है, तो हम लोग को एम्प्टी सेट ही मिलेगा क्योंकि सेट एम्प्टी है और एक सेट ए है, तो दोनों के बीच में जो कॉमन एलिमेंट्स होगा वो कुछ भी नहीं होगा, तो विल गेट एन एम्प्टी सेट। फिर अगला है कि इंटरसेक्शन ऑफ यू मीन्स यूनिवर्सल सेट एंड ए, तो यूनिवर्सल सेट को अगर हम लोग रेक्टेंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे तो उस कंडीशन में अगर हम लोग देखें तो फिर क्या होगा हमारा, किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो मान लेते यूनिवर्सल सेट हमारा यू है, ये कंप्लीट। ठीक है, और ये हमारा सेट ए है, ये हमारा यू है और ये हमारा सेट ए है। तो हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन, मतलब ऐसा एलिमेंट्स जो कि दोनों में कॉमन हो, तो हम देखेंगे ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट ही तो कॉमन होगा ना, क्योंकि यू में तो सब कुछ आ गया। ठीक है, तो हम क्या देखें इसके अंदर कि जब हम अगर यूनिवर्सल सेट और सेट ए के बीच में अगर इंटरसेक्शन करते हैं तो हमारा सेट ए जो होता है वही आता है। क्यों आता है वही, क्योंकि हम लोग को पता है कि यूनिवर्सल सेट सारे एलिमेंट को कंटेन करता है, उसके अंदर ही तो वो सेट ए होगा। ठीक है, तो ऑलरेडी जो ए के अंदर एलिमेंट्स है वो तो यू में एग्जिस्ट कर ही रहा है,
और इंटरसेक्शन का मतलब क्या था कि वैसा एलिमेंट जो कि दोनों सेट्स में एग्जिस्ट करे, तो बिल्कुल ए के अंदर का एलिमेंट दोनों में एग्जिस्ट करेगा। ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए, है ना, दोनों के बीच में अगर ए का ए सही हम लोग करें तो इस कंडीशन में इंटरसेक्शन तो क्या होगा, ए ही आएगा, क्योंकि एलिमेंट दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है। हम लोग फोर्थ देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और इसको समझेंगे हम लोग यहाँ पर वेन डायग्राम की मदद से। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी ये क्या होता है। तो बी यूनियन सी, जैसे कि पिक्चर फिगर 1 में हम लोग देख रहे हैं कि बी यूनियन सी क्या है ना। तो बी और सी के बीच में ये जो हम लोग देख रहे हैं ब्लू वाला पार्ट, ये कम्प्लीटली जो कॉमन पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला कंप्लीट पार्ट जो होगा यही तो मेरा बी यूनियन सी था ना, दोनों के एलिमेंट्स पूरी तरीके से इंक्लूडेड है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, उसमें से ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करना था। तो देखते ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या होता है। तो बी यूनियन सी, और उसमें से भी हमको क्या करना है, ए इंटरसेक्शन। तो पहले हम बी यूनियन सी निकाल लिए हैं, क्लियर है यहाँ पे। अब इसमें से ए इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन सी, मतलब कि जो नया सेट आ चुका है ये कंप्लीट सेट, और ए हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा था, तो हमको वैसा ही एलिमेंट चूज़ करना है जो कि ए में भी हो और बी यूनियन सी में भी हो। तो क्या देख रहे हैं हम कि ये जो ब्लू पार्ट दिख रहा है हम लोग को, ये जो ब्लू वाला पार्ट देख रहे हैं हम, तो ये बी यूनियन सी में तो एग्जिस्ट कर ही रहा था, साथ ही साथ में इतना ही पार्ट हमारा ए के साथ भी एग्जिस्ट कर रहा था। ठीक है, तो ये था हमारा बी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू होता है कि अगर हम बी का सी के साथ यूनियन कर उसके बाद ए के साथ इंटरसेक्शन करें, तो इसको हम लोग क्या करें कि सेपरेटली अगर ए और बी का इंटरसेक्शन कर ले, ए और सी का इंटरसेक्शन कर ले, और फिर इन दोनों का यूनियन कर ले, तो इसके बराबर होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जान रहे थे हम लोग। ठीक है, तो देखते हैं इसको फिगर के माध्यम से क्या है। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी के कॉमन पार्ट, तो ये ब्लू से दिख रहा है। फिर ए और सी के बीच का कॉमन पार्ट, ये अगेन ब्लू से दिख रहा है। ठीक है, अब देखेंगे कि इन दोनों सेट के बीच में ऐसा क्या है, दोनों सेट का अब क्या करेंगे, जो ब्लू पार्ट दिख रहा है इन दोनों का यूनियन कर लेंगे, है ना। तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि यूनियन करने पे यही आएगा पिक्चर, क्योंकि ये जो बीच का ये जो पार्ट है ये तो दोनों में कॉमन है, ये वाला पार्ट तो दोनों में कॉमन हमारा आ गया। ठीक है, तो ये पार्ट इधर था, ये पार्ट इधर उसमें एक्स्ट्रा कवर्ड था, तो इन दोनों को इस तरफ करेंगे और हमारा देख रहे हैं कि ये दोनों जो है वो फिगर्स बिल्कुल सेम आ रहा है। ठीक है, तो दिस इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आई होप क्लियर हुआ हो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है। अगर देख ले तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी रहा, तो अगर ए का अलग इंटरसेक्शन कर ले, बी सी का अलग इंटरसेक्शन कर ले, दोनों का यूनियन कर ले, तो आंसर विल बी द सेम। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, तो मान लेते दो सेट ऐसा हो जिसके बीच में अगर हम उन दोनों के इंटरसेक्शन करें तो हम लोग का एम्प्टी सेट आए, मतलब कि दोनों के बीच में कुछ भी एलिमेंट ऐसा नहीं जो दोनों में कॉमन हो, तो उस कंडीशन में हम लोग उस सेट को कहते हैं डिसजॉइंट, है ना। क्योंकि पिक्चर के माध्यम से देख रहे तो ये दोनों डिसजॉइंट ही तो है, एक दूसरे से जॉइंट नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है, तो इसी को हम लोग डिसजॉइंट सेट कह दिए। फॉर एग्जांपल यहाँ दिया हुआ कि सेट ए मान लेते 2 4 6 8 है, सेट बी 1 3 5 7 है, तो ए और बी का डिसजॉइंट सेट क्या होगा। अब ए और बी जो होगा वो डिसजॉइंट होगा क्योंकि ये दोनों बिल्कुल सेपरेट है, अब इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं आएगा, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 आएगा हमारा, तो दैट्स इट, डिसजॉइंट सेट। आगे हम लोग देखेंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या है। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ सेट क्या है, द डिफरेंस ऑफ द सेट ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग टू ए बट नॉट टू बी। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस मतलब क्या हो रहा है कि हम माइनस की तरह है ये दो सेट्स के बीच में, ये माइनस की तरह क्या है, इसका मीनिंग समझते हैं हम लोग कि सेट ए ले हम, उसमें सेट बी सब्ट्रैक्ट कर दें, मान लेते ऐसा सेट बी है, तो सेट बी सब्ट्रैक्ट कर दे, इसका मतलब क्या है कि इस ए वाले में से सेट बी का जितना भी एलिमेंट्स उसको हटा दे, तो जो पार्ट बचेगा वही मेरा नया जो सेट आ रहा है बचने के बाद, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, ए माइनस बी। यहाँ पे क्लियर होगा कि ए और बी दो सेट्स हम लोग देख रहे हैं, जिसमें से क्या देख रहे हैं कि ए और बी दो अलग अलग सेट्स है, जिसमें सेट ए और बी हमारा कुछ इस तरीके से था। तो अगर ए माइनस बी करेंगे तो ए माइनस बी अगर करें हम, तो इसका मतलब क्या है कि सेट ए में से बी के
सारे एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दे तो बचेगा हमारा पार्ट जो वही मेरा क्या हो जाएगा a माइनस बी। अगर हम b माइनस ए करें उस कंडीशन में क्या हो, लेट्स सी। तो b माइनस ए अगर हम करें तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा कि सिर्फ ये वाला पार्ट आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर मान लें तो ये दो फिगर इस तरीके से था a और b, तो इस कंडीशन में हम क्या देखेंगे कि अगर हम b माइनस ए करें मतलब b में से a के सारे एलिमेंट्स को हटा दे तो ये पार्ट आ जाएगा। तो यहाँ से नोटिस एक बात करेंगे कि a माइनस बी और b माइनस ए आपस में इक्वल नहीं होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि b माइनस ए इज़ नॉट इक्वल टू a माइनस बी। इसको हम लोग एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं सेट a का एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 तक है, सेट b के अंदर 2 4 6 8 है। तो अगर a माइनस बी निकाले मतलब कि a में से b के सारे एलिमेंट्स को हटा दिया जाए तो बचेगा क्या 1 3 5, देख लेते हैं। 2 हट जाएगा, 4 हट जाएगा, 6 हट जाएगा, तो बचेगा क्या 1 2 1 3 5। जबकि वहीं पे अगर हम लोग b माइनस ए करें मतलब b में से a के एलिमेंट्स को हटाएं तो इसमें से क्या क्या हटेगा 2 हटेगा, 4 हटेगा, 6 हटेगा, बचेगा सिर्फ 8। तो क्या देखें कि इन दोनों कंडीशंस में आंसर डिफरेंट था। इट मीन्स दैट a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू b माइनस ए। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया हो एक्सरसाइज के अंदर जो भी टॉपिक्स था। अब हम लोग आते हैं मतलब कि जो भी टॉपिक्स था वो क्लियर हो। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। इन दोनों सेट्स के हम लोग को यूनियन पता करना है। तो x यूनियन y, सो सिंपल, x यूनियन y। तो x के अंदर 1 3 5 है, y के अंदर 1 2 3 है। तो अगर देखें यूनियन मतलब वैसा एलिमेंट्स जो कि दोनों में हो, वैसा एलिमेंट्स, ठीक है, जो दोनों के एलिमेंट्स को हम लोग को यहाँ पे एक साथ करना है। तो 1 1 दोनों में है तो एक ही बार लिखेंगे, 2 सिर्फ y में है तो इसको इंक्लूड करना होगा, 3 3 दोनों में था तो एक बार, और 5। तो ये जो नया सेट आया इसमें x के भी सारे एलिमेंट्स है और y के भी सारे एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक इसी तरीके से बाकी सारे क्वेश्चंस को भी करेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। x सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। तो सारा नेचुरल नंबर हो और मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। b बोलता है सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो उसमें बोलता है कि सारा का सारा नेचुरल नंबर जो कि 6 से छोटा हो। तो नेचुरल नंबर 6 से छोटा क्या होगा 1 2 3 4 5, और साथ ही साथ अगले में बोलता है नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, नेचुरल नंबर होना चाहिए और मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। तो इस कंडीशन में a यूनियन b जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। इसके बाद में हम लोग को सिर्फ आगे बढ़ेंगे तो मल्टीपल्स a का सेट ही बढ़ सकता है क्योंकि b का तो सारे एलिमेंट्स इंक्लूड हो गया। तो इसके बाद क्या जाएगा 6 9 12 डॉट डॉट करते हुए हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया हो। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। लेट a इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल a कॉमा a एंड b एंड b इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल a b c। इज a इज अ सबसेट ऑफ b, व्हाट इज a यूनियन b। तो देख रहे हैं हम लोग कि सेट a जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है वो सेट ऑफ a एंड b है, b में हमारा दिया हुआ है सेट ऑफ a b एंड c। तो इस कंडीशन में स्टूडेंट्स देखेंगे अगर दोनों को तो क्या होगा हमारा, क्या ये सबसेट है। तो सबसेट होने के लिए कंडीशंस क्या था कि सारे सेट्स a का एलिमेंट b में एग्जिस्ट करना चाहिए, बिल्कुल है। तो सेट a जो होगा वो b का सबसेट होगा। a यूनियन b क्या होगा, तो a यूनियन b जो हम लोग का होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, तो दोनों में से कॉमन एलिमेंट्स क्या हो गया a, b में से कॉमन एलिमेंट b और फिर c हो गया हमारा, है ना। तो देख रहे हैं कि b का भी सारे एलिमेंट्स है, a का भी सारे एलिमेंट्स है ना। तो जब दो सेट सबसेट हो, यहाँ से एक और कुछ निकला ना कि जब दो सेट सबसेट्स हो, एक सेट दूसरे का सबसेट हो, तो उस कंडीशन में अगर दोनों का यूनियन किया जाए तो जो हमारा यूनियन वाला आंसर आएगा वो बड़े वाले मतलब कि जो सेट है हमारा प्रॉपर सुपर सेट उसके बराबर आंसर आएगा। इफ़ a एंड b आर टू सेट सच दैट a इज़ अ, सेम क्वेश्चन को ही यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा 4 5 मिस कर गया मैं भी। चलिए देखते हैं हम लोग। इफ़ a इज इक्वल टू इतना, b इज इक्वल टू इतना, c d दिया हुआ है तो फाइंड a इंटरसेक्शन b। सो इजी, a इंटरसेक्शन b देखते हैं कि ऐसा एलिमेंट जो कि a और b दोनों में कॉमन हो
उसी सेट को हम लोग ए इंटरसेक्शन बी कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये ऑपरेशन इंटरसेक्शन का करना है इन दोनों सेट्स के बीच में। और ये जो नया सेट आएगा वो क्या आएगा हमारा, तो देख लेते हैं क्या ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में एग्जिस्ट कर रहे हैं, 7, 9 और 11। तो ये हमारा हो गया इंटरसेक्शन बी, इसी तरीके से बी इंटरसेक्शन सी। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग कर लोगे इसको, ठीक है। और प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन बताएं, वहाँ मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करने का ट्राई करूँगा। If a is equal to x, set of all x such that x is a natural number, b is equal to x such that x is an even natural number। कि a जो हमारा है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर है, b जो हमारा है वो इवन नेचुरल नंबर है, c जो है वो ऑड नेचुरल नंबर है, और d जो है वो प्राइम नंबर है। तो a इंटरसेक्शन b करना है। तो नेचुरल नंबर और इवन नेचुरल नंबर के बीच में जो हमारा कॉमन आएगा वो क्या होगा, इवन नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर तो दोनों ही है बट इवन भी इंक्लूड होना चाहिए। तो 2, 4, 6, 8, तो ये कंप्लीट का कंप्लीट हमारा बी ही सेट आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से ए और सी के बीच में इंटरसेक्शन देखें हम लोग, तो ऑड नेचुरल नंबर एंड नेचुरल नंबर, तो ऑड नेचुरल नंबर भी तो नेचुरल नंबर ही है। तो नेचुरल नंबर और ऑड नेचुरल नंबर के बीच में कॉमन क्या होगा, सिर्फ ऑड नेचुरल नंबर, तो वो सारे एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ट्राई करें स्टूडेंट्स खुद से। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट, इन दोनों में से कौन सा डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट मीन्स कोई भी एलिमेंट एक दूसरे में एग्जिस्ट ना करता हो। तो फर्स्ट 1, 2, 3, 4 दिया हुआ हमारा सेट ऑफ एलिमेंट्स, और सेकंड में दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, और एक्स जो होना चाहिए मेरा वो 4 से लेकर 6 के बीच में है ना, ये क्लोज्ड इंटरवल है हमारा, तो 4 और 6 इंक्लूडेड होगा। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग देखें डिसजॉइंट सेट, क्या ये है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि फर्स्ट सेट में हमारा 1, 2, 3, 4 ये सारा एलिमेंट्स है, सेकंड वाले सेट्स में हमारा जो एलिमेंट्स है वो है 4, 5, 6। तो देखते हैं क्या इन दोनों में कुछ ऐसा है जो कि कॉमन है। इंटरसेक्शन निकालते हैं, अगर इंटरसेक्शन आ गया तो यस इट्स नॉट अ डिसजॉइंट सेट। अगर इंटरसेक्शन नहीं आया कुछ भी एलिमेंट, तो इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, ये डिसजॉइंट सेट होगा। तो यहाँ पे 4 आ रहा है दोनों में, इट मीन्स इट्स नॉट अ डिसजॉइंट सेट। सिमिलरली इसमें भी ई आ रहा है, तो चेक कर लेना है इसको। क्वेश्चन नंबर 9, ए का सारे एलिमेंट्स दिया हुआ है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। बी का भी एलिमेंट सी और डी 4 सेट्स दिया हुआ है, तो ए माइनस बी निकालना है। मतलब कि क्या करना हम लोग को इस कंडीशन में कि ए और बी के एलिमेंट्स को क्या करना है कि ए में से बी के सारे एलिमेंट्स को हटा देना है ना, यही था ना हमारा ये ऑपरेशन। डिफरेंस का मीन क्या था, डिफरेंस का मीन था कि जो सेट पहले हो उसमें से बी सेकंड सेट के सारे एलिमेंट्स को रिमूव कर देना होता है। तो नया सेट जो मिलता है वही मेरा ए माइनस बी होता है। तो देखते हैं क्या कुछ ऐसा है जो हट सकता है। 12 हट सकता है एंड ओनली 12 हट सकता है, तो बाकी जो बचा हुआ सेट के एलिमेंट्स लिख देंगे, दैट विल बी द ए माइनस बी। आई होप ये भी हो जाएगा, ठीक है। इफ़ x इज इक्वल टू ए बी सी डी दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एफ बी डी जी दिया हुआ है, तो फाइंड x माइनस वाई। x में से y के एलिमेंट्स को घटा देना, तो क्या हटेगा, b d, तो बचेगा क्या, a c, ठीक है। सिमिलरली y माइनस एक्स करेंगे तो भी हम लोग देखेंगे बी डी हट जाएगा, तो एफ जी बचेगा। x इंटरसेक्शन y करेंगे, मतलब ऐसा जो दोनों में कॉमन हो, तो ये क्या हो जाएगा, b एंड d। आई होप कॉन्सेप्चुअली बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी आ चुका होगा। लास्ट देख ले रहे हैं, इफ़ r इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर एंड q इज़ द सेट ऑफ रेशनल नंबर, देन व्हाट इज़ r माइनस q। तो r हमारा रियल नंबर का सेट है और q जो हमारा है वो रेशनल नंबर का सेट है। हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि r बना किससे है, तो r हमारा रेशनल नंबर, q और इरेशनल नंबर मान लेते t से रिप्रेजेंट करते हैं, तो q और t का सेट है। तो r जो हमारा है वो q और t का सेट है। इसमें से अगर हम q को हटा दें, मीन्स रेशनल नंबर को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, तो बचेगा क्या, सिर्फ इरेशनल नंबर, ठीक है। तो r माइनस क्यू इज इक्वल टू इरेशनल नंबर्स हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा ये। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, इनमें से कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। 2, 3, 4, 5 एंड 3, 6 आर डिसजॉइंट सेट, इज दिस ट्रू, नो, यस, ये फॉल्स हो गया स्टेटमेंट। क्यों फॉल्स हो गया, क्योंकि 3 जो है वो दोनों में बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट सेट में भी और सेकंड सेट में भी। वैसे ही सेकंड क्वेश्चन पूछता है ए ई आई ओ यू और ए बी सी डी क्या डिसजॉइंट है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ए जो है एलिमेंट वो दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी फॉल्स। यहाँ पे जो थर्ड है वो क्या डिसजॉइंट है, बिल्कुल, क्योंकि दोनों में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं जो एग्जिस्ट कर रहा हो, तो दैट्स ट्रू।
2 6 10 3 17 11 क्या दोनों डिसजॉइंट्स है? बिल्कुल, क्योंकि कोई भी ऐसा एलिमेंट्स नहीं है जो दोनों में एग्जिस्ट करो। मतलब अगर इंटरसेक्शन निकाले तो हम लोग का जो आएगा वो एम्प्टी सेट आएगा। तो इस कंडीशन में ये डिसजॉइंट्स है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग के सारे डाउट्स क्लियर हो गए हो। इसके बावजूद भी अगर कोई डाउट रहे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। और तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।